नमस्कार। स्वागत। एक और सूचना आई है आप लोगों के लिए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की। 21 और 22 के सेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ में इस यूनिवर्सिटी का संबंध है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन संबंध है दिल्ली से, दिल्ली का एक विश्वविद्यालय है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़, लगभग 14 से 15 विषय हैं जहाँ पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, जिसके लिए आप भी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक और बात कि 15 अप्रैल अंतिम तिथि है फॉर्म को अप्लाई करने की। और यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एमए या एमकॉम या एमएससी पास कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका 4th सेमेस्टर या अंतिम सेमेस्टर चल रहा है, एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक बात, यदि आपका किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक है यानी कि कंपार्टमेंट है या फेल हो गए हैं तो अप्लाई करने से बचिएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका किसी पेपर में ईयर बैक है या कंपार्टमेंट है और आपने कर दिया आवेदन, और जब आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में, मान लीजिए जून या जुलाई तक, और तब तक आपके बैक पेपर का जो आपने एग्ज़ाम दिया है वह रिजल्ट नहीं आता है और यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका पीएचडी में एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। 55% नंबर होने चाहिए आपके पीजी में, और जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। यूजी में भी आपके कम से कम 50% नंबर यदि हैं तो ही आवेदन कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 3 साल का समय है आपको पीएचडी सबमिट करने के लिए। आप चाहें तो 3 साल में भी अपना पीएचडी सबमिट कर सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय दिया जाएगा 6 वर्ष का, ठीक है। जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 1 साल अतिरिक्त यानी कि 7 साल का समय दिया जाएगा। पीएचडी का ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या है, जो भारत सरकार का यूजीसी का, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक और बात, इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए हॉस्टल की सुविधा है, केवल 40 सीटें हैं। बॉयज़ के लिए सुविधाएं नहीं हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। नॉन नेट फेलोशिप भी आपको प्रदान की जाएगी, जिसकी राशि है 16,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी में 8,000 होती है प्रति माह नॉन नेट फेलोशिप, लेकिन यहाँ पर 16,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको हर महीने दी जाएगी 3 सालों तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप जेआरएफ हैं, एमएनएफ हैं, आरजेएनएफ हैं तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन नॉन नेट भी आपको 16,000 मिलेगा। यानी कि जो बच्चे जेआरएफ नहीं है, आरजेएनएफ नहीं है, एमएनएफ नहीं है, उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आवेदन कीजिएगा, आप लोगों के लिए फेलोशिप है। जो बच्चे भी सिलेक्ट होंगे पीएचडी में किसी भी कोर्स में, सभी को छात्रवृत्ति दी जाएगी, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, 15 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको सीटें बता देता हूं, और फीस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 15 से 20-22 हज़ार के बीच में इसकी फ़ीस है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा होती है फर्स्ट ईयर की, उसके बाद फीस कम हो जाती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन फीस इसमें 350 रुपये रखी गई है। 340 रुपये रखी गई है रजिस्ट्रेशन फीस SC ST और PWD की। और जो बच्चे OBC में हैं, अनरिजर्व में हैं, EWS में हैं, उनकी फ़ीस है 700 रुपये की नामांकन की, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है कश्मीरी गेट, उसके पास ये यूनिवर्सिटी है। IP यूनिवर्सिटी भी नज़दीक में है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और 21 और 22 का फॉर्म है। अब मैं आपको सीटें बता देता हूँ। मैनेजमेंट में 6, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6, एजुकेशन में 10, ह्यूमन इकोलॉजी में 11। थोड़ा रोकता हूँ मैं, एक चीज़ और, जो मैं सब्जेक्ट बताऊँगा ना आपको, किसी भी एक सब्जेक्ट में ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक दिन एक ही समय रखा गया है। यदि आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया तो आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक डेट और एक समय पर नहीं दे पाएंगे, तो आपको दूसरा एग्ज़ाम छोड़ना पड़ सकता है। तो इसीलिए किसी भी एक सब्जेक्ट में ही अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपका पैसा, आपका समय बर्बाद ना हो और आपको मानसिक प्रताड़ना भी ना उठानी पड़े। सीट मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैनेजमेंट में 6, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6, एजुकेशन में 10, ह्यूमन इकोलॉजी 11, साइकोलॉजी में 5, वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़ में 1,
इकोनॉमिक्स में 6। ये जो मैं सीटें बता रहा हूँ ना, ये मैं केवल बता रहा हूँ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, जो बच्चे इंडिया से बाहर के रहने वाले हैं ना, उनके लिए भी अलग अलग सीटों की व्यवस्था की गई है। किसी सब्जेक्ट में 1, किसी में 2, किसी में 1 सीट रखी गई है, ठीक है। लेकिन जो ये मैं सीटें बता रहा हूँ ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है और इसको कैटेगरी वाइज संस्थान अपने हिसाब से बांटेगा। वुमेन स्टडीज़ एंड जनरल स्टडीज़ में 1 सीट है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स में 6 हैं, मैथमेटिक्स में 4 हैं, सोशोलॉजी समाजशास्त्र इसमें 10 सीटें हैं, हिस्ट्री में 13 हैं, इंग्लिश में 2 हैं, हिंदी में 4 हैं। उसके बाद है अर्बन स्टडीज़। अर्बन नक्सल सुना आपने? सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे, थोड़ा न्यूज़ में जाइएगा आपको मिलेगा अर्बन नक्सल भी होता है। तो इसी प्रकार का नहीं बल्कि शब्द थोड़ा मिलता जुलता था, याद आ गया। कोर्स का नाम है पीएचडी अर्बन स्टडीज़, इसमें 5 सीटें हैं, पब्लिक हेल्थ में 4, फिल्म स्टडीज़ यानी कि जो फिल्म में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि थिएटर का ही पार्ट होता है फिल्म, ठीक है, फिल्म और थिएटर, तो फिल्म से ही संबंधित कोर्स है फिल्म स्टडीज़, इसमें 9 सीटें हैं। लिटरेरी आर्ट 4 सीटें हैं, विजुअल आर्ट में 4 सीटें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 सीटें हैं। जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए ना आपको, फिल्म आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, इन सभी का संबंध थिएटर और फिल्म से है। तो यदि आप फिल्म और थिएटर के स्टूडेंट हैं या एमए किया है या एमफिल किया है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो टोटल 100 से ज़्यादा सीटें हैं जो मैंने आपको बताया है। 15 अप्रैल तक अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, किस डेट में होगा इसको लेकर अपडेट नहीं आया है। और जो बातें मैंने आपको बताई उसको सुनने के बाद समझने में कोई डाउट हो, शंका हो, तकलीफ हो, कमेंट करके पूछिएगा। जल्दी आवेदन कर दीजिए, सीटें कम हैं, मौका उससे भी ज़्यादा कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में करिए आवेदन ताकि आप लोग जल्द से जल्द एंट्रेंस की तैयारी भी कर सकें। एक और बात, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी को लेकर नोटिफिकेशन में कहीं कुछ बात नहीं कही गई है, तो कमेंट करके आप हमसे भी ना पूछें कि सर हम नेट क्वालिफाई हैं, RJNF हैं, ICSR के फेलोशिप होल्डर हैं, तो क्या हमको एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस किसे नहीं देना है, इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है। हाँ, इतना ज़रूर कहा गया है कि जो बच्चे MPhil कर चुके हैं या MPhil का कोर्स वर्क कर चुके हैं, उसी सब्जेक्ट से है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री से MPhil किया है या MPhil से कोर्स वर्क किया है, तो हो सकता है आपको PhD हिस्ट्री में कोर्स वर्क ना करना पड़े। लेकिन एग्ज़ाम को कौन नहीं देगा, कौन एग्जाम्प्टेड नहीं है, कौन एग्जाम्प्टेड है, इसको लेकर मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन में और ऑर्डिनेंस के अंदर भी, ठीक है। लेकिन आपको यदि कुछ मालूम चलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इस चीज़ को लेकर, एग्जामिनेशन कैटेगरी को लेकर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, तो मैं आपको उसके भी वीडियो बना दूंगा। एक और बात, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना, आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाएगा शॉर्ट में। जब अप्लाई करेंगे तो आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाएगा शॉर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 300 से लेकर 500 शब्दों में आपको देना होगा। इसको SOP बोलते हैं इन शॉर्ट में। यदि आप उसको अटैच नहीं करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या टाइप नहीं कर पाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उसको ज़रूर लगाइएगा, खासकर जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं और जो बच्चे OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि OBC और EWS कैटेगरी की एक डेट्स होती है बाकायदा। कुछ 1 साल के लिए बनवाते हैं, कुछ लोग 6 महीने के लिए, कुछ लोग 3 महीने के लिए। तो जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएं, जिस भी कैटेगरी का लगाएं, किसी भी कैटेगरी में हो, देख लीजिएगा उसकी डेट एक्सपायर ना हुई हो। मान लीजिए कि 15 अप्रैल लास्ट डेट है, आपने जो सर्टिफिकेट लगाया उसकी एक्सपायरी डेट है 13 अप्रैल, लेकिन एंट्रेंस होगा अप्रैल के लास्ट या मई में, फिर इंटरव्यू होगा और जुलाई तक एडमिशन होगा, और तब तक तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका वह सर्टिफिकेट इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा और आपका एडमिशन OBC कैटेगरी में नहीं हो पाएगा। इसीलिए वही सर्टिफिकेट लगाइएगा जिसकी अभी डेट बाकी हो, कम से कम 6 महीने तक वैलिड हो सर्टिफिकेट कोई भविष्य में, उसी को लगाइएगा। नहीं तो अपडेट करवा लीजिए सर्टिफिकेट या बनवा लीजिए, बैक डेट का सर्टिफिकेट मत लगाइएगा। और सर्टिफिकेट की डेट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स के करेक्शंस को लेकर ज़्यादा जानकारी आपको विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होगी, तो विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी संपर्क कीजिए। मैं केवल हेल्पलाइन में एक ईमेल ID आपको दे दूंगा जो वेबसाइट पर मौजूद है। पर्सनल कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ सिक्योरिटी रीज़न से, तो आप करिए आवेदन। थोड़ी सी बकवास भी की है, लोग कहते हैं मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि न्यूज़ कम शब्दों में दी जा सकती है, लेकिन एजुकेशनल न्यूज़ को डिटेल में समझाना ज़रूरी होता है। नहीं तो जिन बातों को मैं छोड़ दूंगा ना, आप वही सवाल करेंगे।
अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा फेलोशिप के बारे में तो आप सवाल करेंगे, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा एग्जामिनेशन के विषय में तो भी सवाल करेंगे, है ना। एंट्रेंस का पैटर्न, एंट्रेंस का प्रारूप, एंट्रेंस का सिलेबस, उसको लेकर बात करेंगे अगले वीडियो में, जो लगभग 10 अप्रैल के बाद मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरना है। उसके बाद बात करेंगे एंट्रेंस की, उसके बाद सिनॉप्सिस की, उसके बाद इंटरव्यू की, ठीक है। तो 3 से 5 वीडियो और मिलेंगे आपको इसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और एक फॉर्म और आया है पीएचडी एप्लीकेशन का, उसका वीडियो भी आपको आज ही मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सलाम।